हे एवरीवन, वेलकम टू फॉरेंसिक स्टेशन। आज हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड को कंटिन्यू करेंगे एंड आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। हमने कल अपनी क्लास में क्या क्या डिस्कस किया। कल हमने अपने जो टीचिंग के लेवल्स हैं, टीचिंग के मेथड्स हैं, टीचिंग के जो फैक्टर्स हैं, ये सब हमने अब कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। मतलब जो टीचिंग एड्स होते हैं हमारे, वो इंस्ट्रक्शनल एड्स, मतलब मेनली इंस्ट्रक्शनल एड्स ही होते हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो भी हम पर्टिकुलर चीज़ यूज़ कर रहे हो, मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल एड जो कि हेल्प करता है एक इंस्ट्रक्टर को एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। अगर वो किसी चीज़, मतलब किसी भी लर्नर को या किसी भी स्टूडेंट को, पॉपुलेशन को कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कौन सा एक टेक्निक या कौन सा एक इंस्ट्रक्शनल एड यूज़ कर रहे हैं, वो होता है हमारा टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बेनिफिट्स पॉइंट्स हैं कि टीचिंग सपोर्ट मटेरियल हमें यूज़ करना ही क्यों है। मतलब कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि हमें वो यूज़ करना क्यों है, कहाँ यूज़ करना है, हमें उसे क्यों यूज़ करना है। हमें वो यूज़ करना है, उससे बेनिफिट्स हैं कुछ, क्या क्या हैं। मोटिवेशन इफ़ेक्ट, वो मोटिवेट करते हैं। सप्लीमेंट वर्बल इंस्ट्रक्शंस, कॉम्प्लीमेंट वर्बल इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन टीचिंग मैक्सिम्स, catering to individual differences, facilitates healthy classroom environment, flexibility in learning, better intention and reinforcement, and positive transfer of learning and training। तो ये क्या हो रहे हैं, ये सब एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि आपकी जो लर्निंग हो रही है, एक टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, या फिर आप जो भी कुछ सीख रहे हैं एज अ स्टूडेंट, तो उस चीज़ को वो इम्प्रूव कर रहा है। आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, आप मोटिवेट हो रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो आपको काफ़ी टाइम तक याद रह रहा है, आप उसको काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हो उन चीज़ों को। तो पॉजिटिव वे में एक चेंजेस आ रहे हैं, आपका उस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। तो एक टीचर को क्या चाहिए, टीचर को एक चाहिए होता है कि अगर वो अपने स्टूडेंट्स को या अपने लर्नर्स को एक अच्छे वे में एक्सप्लेन आउट कर सके, एंड लर्नर को समझ आ रहा है टीचर जो एक्सप्लेन कर रहा है, तो टीचर के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हाँ, वो जो पढ़ा रहे हैं वो उनके स्टूडेंट्स को एक समझ में आ रहा है। तो ये सब इसलिए हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, ये उसके बेनिफिट्स हो गए। अब जो फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि टीचिंग एड्स तो बहुत सारे हो गए। जैसे हम यहाँ पे पीपीटी यूज़ कर रही हूँ मैं आपको पढ़ाने के लिए, तो ये भी एक टीचिंग एड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे टीचिंग एड्स तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो अब हमें कैसे डिसाइड करना है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें टीचिंग एड्स कौन सा लेना है और कैसे लेना है। तो वो डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ द ऑडियंस। नेचर ऑफ ऑडियंस क्या है, नेचर ऑफ ऑडियंस में आ जाता है हमारा कि जो हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे पीपल हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्हें हम प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना जो भी हम मटेरियल पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें एक्सप्लेन आउट करना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ में कितना इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते, उनका पहले से एजुकेशन लेवल क्या है, मतलब किस बेसिक से हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा। एक होता है ना, एक मास्टर्स का बच्चा है तो उसे आप डायरेक्टली एक टॉपिक समझा दो एंड काफ़ी डेप्थ में समझाओगे, बट वहीं पे एक नया नया 8th या 10th का बच्चा है, तो उसे आप सिर्फ टॉपिक जो है बेसिक्स से लेंगे एंड सिर्फ एक मोटा मोटा समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा, है ना। उसे आप ज़्यादा गहराई में नहीं लेके जाओगे। तो ये हो जाता है आपके ऑडियंस के नेचर पे कि आपके जो ऑडियंस है जिन्हें आप सिखाना चाहते हो, तो वो किस टाइप की है, उनका नेचर कैसा है। फिर है साइज़ ऑफ द ऑडियंस कि आप कितने बड़े साइज़ पे या एक छोटे साइज़ पे अपना लेक्चर जो है प्रेजेंट करना चाहते हैं। अब क्लासरूम में है, क्लासरूम में कितने होते हैं, 25 बच्चे हो जाते हैं, 25 या 30 बच्चे होंगे, तो इन्हें आपने ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन आउट कर दिया, है ना। अगर वहीं पर अगर आप ट्यूशन क्लासेस देख लो, अब ट्यूशन्स में अगर होम ट्यूटर हैं अगर कोई, तो सिर्फ 1 या 2 बच्चे होगा तो उन्होंने कॉपी में ही समझा दिया वो चीज़, है ना। और अगर जैसे हम अपना अभी देख लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे काफ़ी वाइड पॉपुलेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक जो मीडियम लिया है वो हमने यूट्यूब का लिया है, ओके। हम यहाँ पे एक सोशल मीडिया के थ्रू हम सबको एक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपका ऑडियंस के साइज़ पे कि आप कौन सा इंस्ट्रक्शनल एड यूज़ कर रहे हैं। फिर है हमारे पास टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि आप वो पढ़ाना क्यों चाहते हो, मतलब आपका मेन टारगेट क्या है किसी चीज़ को पढ़ाने का, किसी एक पॉपुलेशन को या लर्नर्स को पढ़ाने का।
तो इसमें आ जाता है या तो आप मतलब आप कुछ पढ़ाते हो किसी चीज़ को तो उसके अंदर लर्नर्स के अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए कोई चीज़ समझाते हो आप उन्हें, या तो आप उनकी थिंकिंग या नॉलेज में चेंजेस लाएंगे, उनके एटीट्यूड या फीलिंग्स में चेंजेस आ रही है, या फिर उनके एक्शंस या स्किल्स में चेंजेस आ रही है। तो ये चेंजेस कैसे आएगा? ये चेंजेस डिपेंड करता है आपकी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव पे कि आप क्या चेंज लाना चाहते हो उनमें, तो आप उन्हें क्या सिखाना चाहते हो, तो कैसे सिखाओगे आप उन्हें वो चीज़, तो डिपेंड करेगा आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पे। फिर है आपका नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर में आ जाता है कि जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से जो आपके स्टूडेंट्स हैं लर्नर्स हैं वो कितना फेमिलियर हैं उस टॉपिक से, मतलब उनके लिए वो टॉपिक एकदम नया टॉपिक है, कुछ एकदम नया सा कुछ आ गया निकल करके, तो उसको काफ़ी बेसिक से लेके चलोगे आप, है ना। फिर अगर कोई फेमिलियर सा टॉपिक है कि काफ़ी बार पढ़ते जा रहे हो आप उस टॉपिक को, फिर फेमिलियर हो चुके हो, यूज्ड टू हो चुके हो आप उस टॉपिक के, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक, बहुत ही मुश्किल सा कोई टॉपिक से, तो टॉपिक पे डिपेंड करता है, आपके सब्जेक्ट मैटर के नेचर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इंस्ट्रक्शनल एड यूज़ कर रहे हैं। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ एड्स। अब आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे तो ना उनको बच्चों को एक बड़ा सा उनको एक विजुअल दिखाना है, मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा काफ़ी विजुअल सा, बट आपकी क्लास में आपके पास कोई इंस्ट्रक्शनल एड नहीं है जिनसे आप उन्हें वो वीडियो वगैरह दिखा सकें, तो वो वर्क नहीं करेगा, है ना। तो आपके पास जो अवेलेबिलिटी है एड्स की, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए, उन पे भी डिपेंड करता है। फिर है रिलेटिव कॉस्ट। रिलेटिव कॉस्ट मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक अगर देखा जाए तो। अब हर कोई इतना चीज़ नहीं स्पेंड आउट कर सकता कि नहीं मुझे अपने स्टूडेंट्स को समझाना है, आपके पास सिर्फ 4 बच्चे हैं, फिर भी आप चाहते हो कि नहीं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो मुझे इन्हें एक वीडियो के थ्रू समझाना चाहिए, केस स्टडी के थ्रू समझाना चाहिए, तो आपने काफ़ी एकदम खर्चा वर्चा करके ना एक नया सा पूरा इंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स ले आए आप सारे। ऐसा नहीं होता है, आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी कॉस्ट लग रही है, रिलेटिवली कॉस्ट आपको उस पर ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो ये सब हो गए आपके फैक्टर्स। अब हमने देख लिया कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखते हुए अपने टीचिंग एड्स को लेना है। अब जो हमारे टीचिंग एड्स हैं वो होते कैसे हैं, मतलब वो 3 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है। एक है ट्रेडिशनल, फिर है हमारे पास मॉडर्न, एंड देन फिर है हमारे पास आईसीटी बेस्ड। तो ट्रेडिशनल क्या है? ट्रेडिशनल आ जाता है हमारा ऑल्सो नोन एज बैक टू बेसिक, मतलब चॉक एंड टॉक। जब हम जैसे पहले कैसे करते हैं बचपन में, जो पुराने टीचर्स होते थे या जब बचपन की हमारी बातें होती थी उस पर हमें टीचर जो था वो चॉक से इसे पढ़ाता था, है ना, ऐसे बोल बोल के समझाते थे, चॉक से लिखते थे ब्लैक बोर्ड पे। एंड ये बहुत ही बेसिक और एक कॉमन मेथड कह सकते हो आप, क्योंकि सभी स्कूल्स में जो बेसिक मेथड है कॉमन वो यही है। आप एक ब्लैक बोर्ड पे चौक से ही समझ सकते हो चीज़ें बचपन में, ओके, मतलब उससे ही ज़्यादा समझाया जाता है, यूज टू होते हैं उस चीज़ के। बट इस मेथड में क्या है, ये जो चीज़ है ये आपकी टीचर सेंटर्ड मेथड है, मतलब यहाँ पे आपको टीचर एक्सप्लेन आउट कर रहा है चीज़ें ज़्यादा अच्छे से, मतलब यहाँ पे टीचर जो है वो मेन लीडिंग रोल में है। एंड यहाँ पे आपको फोकस किया जाता है ऑन रूट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन, मतलब आपको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, रटवाई जाती हैं और आपको याद करवाई जाती हैं वो चीज़ें। जैसे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, आपको रिपीट करवाया काफ़ी बार, तो वो सब जो बचपन वाले जो मेथड्स आते हैं ना बेसिक वाले, वो आते हैं ट्रेडिशनल में। इसमें हमारा आता है ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट, वर्कशीट्स, और जो एबेकस हम यूज़ करते थे ना मैथ्स की कैलकुलेशंस के लिए, वो सब आ जाते हैं इसमें। और इसमें जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे हमारे गुरुकुल्स वगैरह थे जैसे पहले पहले वाले, तो हमने अपने पढ़ा था कि गुरुकुल्स वगैरह क्या होते थे, वहाँ पे आपको चैंटिंग करवाई जाती थी, मंत्रस वगैरह जो होते थे ना उनकी आप चैंटिंग करते थे, मतलब उन्हें आप बार बार बोल बोल के रिपीट आउट करते थे ताकि वो चीज़ें जो है आपको याद हो जाए, ठीक है। फिर है हमारे पास मॉडर्न। मॉडर्न टेक्निक्स में क्या क्या आएगा? मॉडर्न जो है वो आपका स्टूडेंट सेंट्रिक भी है और मिक्स्ड सेंट्रिक मेथड भी है, मतलब यहाँ पे मेन रोल आपका स्टूडेंट प्ले करता है या फिर स्टूडेंट और जो टीचर हैं वो दोनों साथ साथ में वर्क करते हैं, और ये बेस्ड होता है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी और अल्टरनेटिव एजुकेशन पे, जिसको हम एक
प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। मतलब वो एजुकेशन जिसमें जो स्टूडेंट है वो कुछ नया नया सीखता जा रहा है, मतलब आगे टू आगे एक नया नया, मतलब जैसे आपने ये चीज़ पढ़ी, फिर इसमें देखा अच्छा ये क्या होता है, फिर आपने उसके अंदर फिर और वो पढ़ा, फिर उसमें वो पढ़ा, फिर उसमें कुछ एक नया टर्म मिल गया आपको, फिर आप उसमें चले गए। तो ऐसे प्रोग्रेसिवली आप नए नए टर्म्स को साथ में यूज टू होते जाते हो। इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, स्टूडेंट लेड डिस्कवरीज, ग्रुप एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। तो मतलब वो सारे मेथड जिसमें आपका स्टूडेंट जो है वो खुद वर्क कर रहे हैं। मतलब पहले क्या थे, पहले आपके टीचर्स करा रहे थे आपको ट्रेडिशनल मेथड्स में, आप वो सब चीज़ें यूज़ कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, मॉडर्न में जो स्टूडेंट हैं वो खुद एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, वो खुद एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, एक किसी चीज़ की डिस्कवरी कर, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं लैब में, ग्रुप मिल के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं अलग अलग पे। तो इसमें मेनली जो एड्स हम यूज़ करते हैं इस टेक्निक में कौन से आ जाते हैं, इसमें हमारे एड्स आ जाते हैं कंप्यूटर। अब कंप्यूटर पे आपने नॉर्मल कंप्यूटर बचपन में कैसे सीखते हैं, पीपीटी वगैरह सीख लिया आपने, फिर वर्ड सीख लिया, एक्सेल सीखा, मतलब एक आगे टू आगे आप स्टेप बढ़ते गए उस पर, आपने खुद चीज़ आगे आगे उसमें फिर आप चेक करते रहोगे। आप चीज़ें ने आपको सिखा दिया बेसिक कि हाँ ये पेंट है या आपका ये MS ऑफिस है, आप उसमें नई 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 चीज़ें सीखना वो तो आपके ऊपर है। फिर है इंटरनेट का यूज़ आपने सीखा, लैपटॉप, ई नोटबुक, ई गेम्स, ऑडियो वीडियो, PPT, फ्लैश गेम्स, CDs, स्मार्ट बोर्ड। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ये सब मॉडर्न नए तरीके हैं एक स्टूडेंट को पढ़ाने के। ठीक है, ये एक मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं। फिर है हमारे पास ICT बेस्ड। अब ICT बेस्ड में क्या आ रहा है, ICT बेस्ड में जो होता है वो मेनली आपके सभी टेक्निक्स वेब सपोर्ट्स पे बेस्ड होते हैं, मोर बेस्ड ऑन वेब सपोर्ट। ओके, लेड टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग एंड बेटर टीचिंग मेथड। ICT बेस्ड टेक्निक्स जो हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज में हैं, बिकॉज अभी लॉकडाउन के दौरान सब ने मैक्सिमम ने यही यूज़ किया, अपना ICT बेस्ड टेक्निक से ही सब पढ़ रहे हैं अब। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें स्टूडेंट का ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट हो पाती है उनकी लर्निंग, और जो टीचिंग मेथड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं यहाँ पे। ये प्रोवाइड करते हैं आपको वर्चुअल लर्निंग। वर्चुअल लर्निंग क्या हो जाएगा कि आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं, बट फिर भी आप वहाँ पे क्लासरूम की फील आपको आ रही है, वहाँ पे आप सब कुछ सीख पा रहे हैं, उस चीज़ को आप एज्यूम कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, तो उससे जाता है आपका वर्चुअल लर्निंग में। अब इसमें एड्स क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं हमारे यहाँ पे, तो हमारे पास है एक ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, वर्चुअल लैब्स, मूक्स, इंडिविजुअल लर्निंग यूजिंग पोर्टल डिवाइसेस, ब्लेंडेड एंड फ्लिप्ड लर्निंग। तो ये सब क्या है, जिसमें हमारे एक ICT बेस्ड इंस्ट्रक्शनल्स मटेरियल्स हैं। ओके, फिर है हमारे पास में, अब हमने पढ़ा ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है। अब ब्लेंडेड लर्निंग जो है ये एक E लर्निंग है, ये एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब एक टेक्निक के थ्रू अगर आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो वो आता है आपका ब्लेंडेड लर्निंग में। ये एक न्यू हाइब्रिड मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका टीचर और स्टूडेंट मतलब दोनों साथ में बैठे हैं, जैसे कि अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगती है बच्चों की, उस पर हमारे जो गूगल मीट हैं इन सब पे अगर जो ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं अब स्कूल्स की तरफ से, तो उसमें क्या, उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक साथ बैठे होते हैं कंप्यूटर पे सामने, तब क्लासेस चल रही होती हैं। तो ये आपका E लर्निंग आ जाता है। इसमें जो स्टूडेंट्स की मतलब लर्निंग वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो पाती है। ओके, एंड दूसरा एक टर्म था हमारे पास फ्लिप्ड लर्निंग। अब फ्लिप्ड लर्निंग को आप इन्वर्टेड क्लास कह सकते हो। मतलब क्या है, ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। इसमें जो स्टूडेंट है वो खुद अपने आप सीख रहा है, अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा है ग्रुप में। मतलब कि मतलब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ब्लेंडेड में आपका टीचर आपको पढ़ा रहा था, मतलब टीचर स्टूडेंट दोनों प्रेजेंट हैं एंड आपको टीचर पढ़ा रहा है वहाँ पे। बट यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो खुद सीख रहा है, यहाँ पे वो खुद से काम कर रहा है, खुद से मतलब ग्रुप में इवैल्यूएट कर रहा है वो चीज़ों को। इसमें है स्टडी एट होम एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एट स्कूल, दैट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड प्रोसेस। मतलब आपने घर बैठ के पढ़ाई कर ली, मतलब जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले लेते हो,
कोई आपने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के सीख ली, या फिर जितने भी लर्निंग ऐप्स हैं ऑनलाइन वर्चुअल लैब्स वगैरह आपने इन पे जाके सीख लिया। तो इसमें क्या है, इसमें आपको फिक्स टाइमिंग नहीं है कि आपको इसी टाइम पे जाके जब टीचर आपका आएगा आपको तभी सीखना है। नहीं, आप तब जब आपको फ्री होगा आप तब जाके वहाँ पे सीख सकते हो। तो आप उसमें नई नई एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। तो ये काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड प्रोसेस है। फिर है हमारे पास लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब इतने से हमारा टीचिंग वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लर्नर की बात करेंगे। अब लर्नर क्या होता है? लर्नर वो जो सीख रहा है, जो हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, टीचर हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लर्नर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब लर्नर कौन? जो सीख रहा है, मतलब टीचर जो सिखा रहा है और लर्नर जो सीख रहा है। ठीक है, तब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लर्नर, मतलब कैसा होना चाहिए लर्नर को? कॉग्निटिव, एकेडमिक, इमोशनल एंड सोशल। तो कॉग्निटिव में क्या है? कॉग्निटिव में हमारी मेमोरी आ जाती है, मेंटल प्रेजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन। मतलब आपकी मेमोरी, आप कितना याद रख पा रहे हो, आप मेंटली प्रेजेंट हो कि नहीं, चीज़ों को कितने ध्यान से समझ पा रहे हो, आप प्रॉब्लम्स, मतलब एक होता है ना सिर्फ भाई रट्टा मार लिया, पता वता कुछ नहीं है, नहीं, आपने चीज़ों को समझा, आपको याद है वो चीज़, आप उस चीज़ को फिर सॉल्व आउट, मतलब अप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, आप अपने थिंकिंग का यूज़ कर रहे हो, नई नई टेक्निक, नई नई चीज़ें सोच पा रहे हो, इन्फॉर्मेशन जो है आपकी ब्रेन में रह रही हैं। तो ये सब जितने भी माइंड के और थिंकिंग वाले काम हैं, ये सब किस में आते हैं? कॉग्निटिव में। लर्नर के अंदर ये पावर, ये कैरेक्टरिस्टिक होनी ज़रूरी है। फिर है हमारे पास एकेडमिक। एकेडमिक में आता है हमारे पास में रिस्पोंडेंट एजुकेशन, टाइप, लेवल एंड नॉलेज। कि मतलब हमारा जो रिस्पोंडेंट है, हमारा जो लर्नर है, उसकी एजुकेशन मतलब किस लेवल तक बंदे ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, तो वो सब डिपेंड करता है। जैसे आपकी प्रायर नॉलेज जो है वो एक मेन मतलब एक लीडिंग रोल प्ले करती है अगर आपके टीचिंग वगैरह में, इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अगर आपको पहले से कोई चीज़ थोड़ी बहुत पता है, ठीक है, अब जैसे कोई एक हिंदी मीडियम स्कूल का बच्चा एकदम से इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कैच नहीं कर पाएगा, उसे थोड़ा टाइम चाहिए कि वो एडजस्ट हो पाए, वो सीख पाए इंग्लिश, फिर वो उसमें मतलब उस चीज़ों को वो ग्रैस्प कर पाएगा एकदम जल्दी से। एकदम से बच्चा स्कूल में आया न्यू न्यू और टीचर अपना इंग्लिश में लेक्चर दे रहा है तो नहीं कर पाएगा ना। तो ज़रूरी है कि हमें पता हो कि उसका एजुकेशन कैसा है, किस टाइप का है, किस लेवल का है, उसकी नॉलेज कैसी है। अब हमें पता होगा कि बच्चे को बेसिक पता है इस चीज़ का, तो हम उस चीज़ को आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। अब हमें ये पता ही नहीं है कि बच्चे को उसका बेसिक पता है नहीं पता है, और हम सीधा डेप्थ पे ले गए इस टॉपिक को, तो समझ में ही नहीं आया ना, तो फिर सब सर के ऊपर से निकल गया यूँ का यूँ। तो पहले उस हमें जो लर्नर है, हमारा रिस्पोंडेंट है, हमें उसका पूरा एकेडमिक एजुकेशन उसका हमें पता होना चाहिए। फिर है इमोशनल। इमोशनल में आ जाते हैं हमारे पास मूड स्विंग्स, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड इमोशनल अटैचमेंट। मतलब कि अब कोई बच्चा, उसका एकदम से यूँ मूड ख़राब हो गया, नहीं मुझे तो नहीं पढ़ना, मुझे तो नहीं सुनना, मैं तो क्लास के बाहर जाऊँगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपका मूड स्विंग्स जो है एक कंट्रोल्ड लेवल में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कैसा बिहेव करना है। सेल्फ कॉन्शियस होगा कोई कि भाई नहीं, मुझे मुझे ही क्यों कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझसे ही क्यों पूछा टीचर ने, मुझे ही क्यों क्लास के बाहर निकाल दिया टीचर ने। ऐसा नहीं होता भाई, आपने गलती करी है तो इसलिए आप क्लास से बाहर हो। अब टीचर है, सबको पढ़ा रही है, तो वो सबसे पूछेंगे भी कि हाँ भाई आप बताओ आपने क्या सीखा, आप बताओ आपने क्या सीखा, है ना। तो वो सब एक चीज़ें स्टूडेंट को अपना एक कंट्रोल लेवल रखना चाहिए। फिर है सोशल। सोशल में आता है आपका अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मोरल इश्यूज़, वैल्यूज़, कल्चर, रिलीजियस इश्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। मतलब कि आपको जो आपके मोरल इश्यूज़ हैं, आपके जो एथिक्स होते हैं ना, एथिक्स सब बंदे के अंदर थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। मतलब थोड़ी क्या यार, बेसिक तो एथिक्स सबके अंदर होने ही चाहिए कि आपको सामने वाले से कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है, अपने क्लासमेट से कैसे बात करना है, कैसा बिहेव करना है। आपको किसी एक रिलीजन को लेके या किसी भी टॉपिक पे ऐसे लड़ना नहीं है, सबको इक्वली मानना है। तो ये सब चीज़ें सोशल हो जाती हैं, सब चीज़ें आपको बचपन से ही सिखाई जाती हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट्स एक लर्नर के अंदर होने ज़रूरी हैं। फिर हमारे जो लर्नर हैं उसको हमने 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है एडोलेसेंट।
एडोलसेंट के अगर हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखें क्या क्या होते हैं, तो एडोलसेंट जो होता है ना उसके अंदर एकेडमिक जो है, डिमांड रेलेवेंस, इंडिविजुअलाइज्ड टू जर्नल, हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज, एक्टिव लर्निंग एंड क्रिएटिविटी। मतलब कि यहाँ पे एकेडमिक में कैसा होगा, यहाँ पे एडोलसेंट वाला जो स्टूडेंट होगा आपका, उसको हम एक इंडिविजुअलाइज टॉपिक होगा, अगर मतलब हम उसको पढ़ा रहे हैं कि अच्छा ये जो है ये लॉ ऐसा है, तो उस लॉ के हम पर्टिकुलर उस टॉपिक से लेकर उसको जर्नल तक समझाएंगे कि हाँ जर्नली ऐसा होता है। ठीक है, आपने पर्टिकुलर एक बात कर लिया कि हम पर्टिकुलर इस स्ट्रेन का, इस पैथोजन की बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पैथोजन से आपको ने एक ओवरऑल समझाना है कि हाँ ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसा होता है, ऐसे डिजीज़ कॉज होती हैं, ये पैथोजेंस, मतलब उन्हें पूरा एक जनरलाइज्ड वे तक आप लेके जाओगे। और इसमें जो लर्निंग है वो काफ़ी एक्टिव लर्निंग होती है, क्रिएटिव माइंड होता है इनका, मतलब काफ़ी नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं ये। ठीक है, फिर है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या होते हैं, ये जज करते हैं मोरल इश्यूज़ को। मतलब क्या है, आपने इन्हें कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं करते, ये ऐसा होता है, तो उस चीज़ को फिर ये जज करते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों कहा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इम्पेशेंस होते हैं विद द पेस ऑफ चेंज। मतलब इनमें पेशेंस जो होते हैं वो इतने नहीं होते, थोड़े कम पेशेंस होते हैं इनमें। इंटेंस क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ रिफ्लेक्टिव। जो क्यूरियोसिटी होती है इनमें बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ना किसी चीज़ को लेकर के जो होती है ना, हमने ये देखना है, सीखना है, अच्छा ये कैसे हो गया, फिर क्या हुआ, फिर क्या, मतलब काफ़ी क्यूरियस होते हैं किसी भी एक नई चीज़ के लिए। और ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव होते हैं, अपने आप में देखते हैं कि अच्छा हमने ये चीज़ सीखी नहीं सीखी है, करके देखेंगे खुद से प्रैक्टिकल वगैरह। ठीक है, फिर है हमारे पास इमोशनल। इमोशनल्स में आ जाते हैं आपकी मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पीरियड पे। फिर एनर्जी उनकी काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। कंसर्न होते हैं मैच्योरिटी को लेकर, ओवर रिएक्ट कर देते हैं। मतलब आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे तो आप, जाहिर सी बात है, आप चीज़ों को लेकर ओवर रिएक्ट कर दोगे बहुत जल्दी। ठीक है, एंड आप मैच्योरिटी को लेकर कंसर्न होता है, आपको लगता है कि नहीं हम तो बड़े हो गए, हमें तो सब पता है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप काफ़ी इमेच्योर होते हो उस टाइम पे भी, बट सबकी फीलिंग्स यही होती है मैक्सिमम्स कि हाँ हम बड़े हो गए हैं। फिर है सोशल। सोशल में आता है आपका मॉडलिंग बिहेवियर। अगर आपने देख लिया कि अच्छा ये तो ऐसे चलता है, बहुत चलता है तो ऐसा ही, तो फिर आप भी वैसा कॉपी करने की कोशिश करते हो कि हाँ हम भी ऐसे चलेंगे। एक ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है कि हाँ इतने लोगों से बात करनी है, या इनसे बिहेव करना है, इनके साथ रहना है हमें। एक अटेंशन गैदरिंग बिहेवियर होता है कि मतलब आप चाहते हो कि हाँ सब लोग मुझ पे अटेंशन दें, है ना। ऐसा नहीं होता कि ऐसे हम ना तैयार श्यार होके आएंगे उनकी तरह देख करके कि अच्छा ठीक है सबसे सुंदर ये लगते हैं या ऐसे बिहेव करते हैं, ये हमारे एक मॉडल हो गए, तो हम उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसी नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ें करते रहते हैं कि सबकी अटेंशन जो है हमारे ऊपर रहे मेनली। ओके, ये तो हो गया अडोलसेंट। फिर अडल्ट वाले में क्या होता है अब, अडल्ट वाले में आपका आ जाता है एकेडमिक में प्रैक्टिकल, रिजल्ट्स ओरिएंटेड, एक्सपेक्टेशंस नो फुलफिल सो ड्रॉप आउट, लर्निंग बाय डूइंग। अब जो बंदा अडल्ट हो जाता है, अडोलसेंट में आपके आगे टीनेजर्स वगैरह। अब जो बंदा अडल्ट हो चुका है, अडल्ट में क्या आता है, अडल्ट में आप प्रैक्टिकल से सीखते हो, अपने जो रिजल्ट्स आए आप रिजल्ट्स पे फोकस रहता है आपका मेनली कि हाँ ये रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, नहीं होती है तो आप चीज़ को ड्रॉप आउट कर देते हो कि नहीं अब तो हो ही नहीं रही है, तो मैं दोबारा मैं नहीं कर रहा इस चीज़ को। ठीक है, और इसमें आप खुद करके सीखते हैं, आप खुद परफॉर्म करोगे, खुद सीखोगे, ये सब होता है इसमें। फिर है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में आ जाता है कि भाई बंदा आप खुद सीख रहा है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी सक्सेस के लिए और अपनी फेलियर के लिए। अब उसने खुद से सीखा था तो उसको खुद पता है कि हाँ भाई जब मैंने सीखा है तो अब चाहे वो रिज़ल्ट फेल में हो चाहे पास में हो, उसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आप खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हो। एटोनमस, अप्लाई न्यू नॉलेज एंड विलिंगनेस टू लर्न। आप नई नॉलेज को अप्लाई करते रहते हो और आप चाहते हो नई नई चीज़ें सीखना। फिर है इमोशनल सेंसेस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्शन एंड मोर डिफ़िकल्टी इन लर्निंग न्यू, लाइक टू गेन कॉम्पिटेंस। मतलब इसमें आपके जो सेंस होते हैं ना, वहाँ पे क्या थे आप, वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहे थे, आप ओवर रिएक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे आप एक कंट्रोल्ड रहते हो, आपके सेंसेस जो है कंट्रोल्ड हैं यहाँ पे।
आप सेल्फ डायरेक्टेड हो, आपने सिखाया हुआ है खुद को कि हाँ मुझे ऐसे ही बिहेव करना है। बट यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है नई चीज़ों को सीखना। आप यहाँ पे नई चीज़ों को जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाते हो, आप अपने आप में ना एक बंध जाते हो कि हाँ मुझे ऐसे ही बिहेव करना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे ये करना है। तो आप नई चीज़ों को इतनी जल्दी अडेप्ट आउट नहीं कर पाते हो। ठीक है। फिर है सोशल। सोशल में आता है आपका इंटरेक्ट ऑफ इश्यूज एंड ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। आप एक जो इश्यूज होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, आप उन पे बातचीत करना पसंद करते हैं। और जो आप जो सामने वाला इंसान है आपको, आप उससे रिस्पेक्टफुली बात करते हो, बिकॉज आपको यहाँ पे एक मैनर्ड है, सेंस है आपको किस तरह बिहेव करना है। तो यहाँ पे आप रिस्पेक्टफुली बात करते हो। फिर हमारे पास आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहता है नो टू इंडिविजुअल कैन एग्जैक्टली अलाइक इन रिजल्टिंग एंड डेवलपमेंट। कि कोई भी दो इंडिविजुअल एकदम सेम नहीं हो सकता रिजल्ट में या डेवलपमेंट में। फिर जो डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सबका डिफरेंट डिफरेंट रेट है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। क्लासरूम में टीचर सबको एक ही चीज़ पढ़ाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि टीचर किसी को कुछ पढ़ा रही है, किसी को कुछ पढ़ा रही है, सबको सेम चीज़ पढ़ा रही है। बट सबका रिजल्ट अलग अलग आता है, सबकी डेवलपमेंट अलग अलग हो रही है ना। फिर है यूनिक ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एमर्जेस इन लाइफ। अब सबकी लाइफ में कुछ कुछ यूनिक ट्रेट्स होते हैं। अब टीचर ने तो सबको सेम चीज़ पढ़ाई, अब जो ड्राइंग टीचर हैं आपको, वो सबको सेम एक फ्लावर पॉट बनाना सिखा के गए। अब उसमें से कुछ कुछ बच्चों के अंदर एक यूनिक ट्रेट्स हैं, वो काफ़ी अच्छी ड्राइंग कर पाते हैं, काफ़ी अच्छी पेंटिंग कर पाते हैं। तो उन्होंने चीज़ को काफ़ी एक क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करा, है ना। और सब नहीं कर पा रहे हैं, सबने से बाकी मैक्सिमम्स ने क्या किया, जो सर ने प्रेजेंट किया था उनको यूँ का यूँ उन्होंने कॉपी आउट करने की कोशिश करी है। तो सब में एक यूनिक ट्रेट्स होते हैं। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं ये अफेक्ट किससे होते हैं, मतलब आते कैसे हैं इतना डिफरेंसेस। मैं जब एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही चीज़ पढ़ा रहा है सबको, तो सब में इतना इतना डिफरेंस आता क्यों है? ये आता है आपका हेरिडेटरी डिपेंड पे और इन्वायरमेंट डिपेंड पे। हेरिडेटरी क्या होता है? हेरिडेटरी वो चीज़ जो आपको पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन पे या ऑफस्प्रिंग पे पास ऑन हो रही है। तो इसमें आ जाती है आपकी मेंटल एबिलिटी, फिजिकल कंडीशन, आपका एप्टीट्यूड, स्पेशल टैलेंट, इमोशनल मैच्योर, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। मतलब कि आपका जितना आप एक मेंटली आपकी एबिलिटी है किसी चीज़ को करने की, परफॉर्म करने की, सोचने की, वो सब आती है। फिज़िकल कंडीशन कि आपका मतलब फिज़िकली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, वो सब। फिर आपका एप्टीट्यूड, आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट, कहते हैं ना कि हाँ भाई इसको तो ना एकदम जन्म से मिला हुआ टैलेंट, इसका तो एकदम बचपन से इतना गला इतना अच्छा है, कितना अच्छा गाना गाता है ये, या अभी तो पैदा होते ही डांसर हुआ था ये, तो है ना। तो वो सब चीज़ें एक हेरिडिटरी हो जाती हैं कि हाँ वो सब चीज़ें होती है उनके अंदर। फिर है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जाता है हमारा फैमिली बैकग्राउंड, कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अब घर में रोज़ 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 लड़ाई होती रहेगी तो आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है वहाँ घर पे पढ़ने का, घर पे कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, तो आप नहीं कर पाते हो इतना अच्छा परफॉर्म क्लास में। फिर आपकी कम्युनिटी कैसी है, वहाँ पे अब सब लोग वहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, या काफ़ी एक रूड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो आप कभी भी नहीं सीख पाते हो एक डिसिप्लिन और रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करना, है ना। आपका एक इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, बच्चा जो जो चीज़ें सीखता है ना उस चीज़ों पे। फिर उनका बैकग्राउंड, कि उनका बैकग्राउंड कैसा है उस बच्चे का। फिर उसका स्कूल, कि वहाँ पे स्कूल कैसा है, उसको मतलब स्कूल पे क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। अब एक स्कूल है मतलब वहाँ पे इतना कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे, उन्हें कुछ नहीं सिखा रहे वहाँ पे उन्हें। जिस ऐसे बना दिया एक स्कूल, एक टीचर आता है वो पढ़ा के चला जाता है, ध्यान नहीं दे रहा बच्चों पे कुछ भी वो, तो वहाँ पे बच्चा इतना नहीं ग्रोथ कर पाएगा, इतना कुछ वो नहीं सीख पाएगा। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा जो एक सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू एवरीवन। अपने बाकी के टॉपिक्स हम इवैल्यूएशंस वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके एंड किसी को इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सो थैंक यू एवरीवन।